हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर इन और एनर्जी, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के साथ ही आपने ये भी देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडिएशन की आपने देखा था कि रेडिएशन जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो अगर आप उन्हें किसी मॉलिक्यूल पर डालते हो तो उनका इफ़ेक्ट भी मॉलिक्यूल पर अलग अलग होगा। तो उनका हमने वहाँ पर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन जो है मॉलिक्यूल्स पर आपने देखा था और उनकी एप्लीकेशन भी आपने वहाँ पर डिस्कस की थी कि किसी मॉलिक्यूल का पर रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब हमें पता क्या चलता है उससे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जितनी भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, अब अगर आप सोचते हैं इनका यूज क्या है, तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था। तो जो इनका यूज होता है कि ये आपको, जैसे कि आप क्लासिकल मेथड, आपके दो तरह के मेथड होते हैं, आपका क्लासिकल मेथड है, दूसरा आपका टेक्निकल मेथड है। तो क्लासिकल मेथड में आप केमिकल की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हो, लेकिन टेक्निकल मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कंपाउंड का केमिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं यहाँ पर। तो होता क्या है कि जो आपके टेक्निकल मेथड होते हैं, मींस कि आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, तो ये बहुत कम टाइम लेता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। जबकि जो आपके क्लासिकल मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। और वहाँ पर आपको अपना जो सब्सटेंस लेते हैं उसकी क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है और रिजल्ट भी आपको काफ़ी लेट मिलता है, मतलब काफ़ी टाइम आपको रिजल्ट निकालने में लग जाता है। लेकिन जो आपके टेक्निकल्स मेथड होते हैं, इनमें रिजल्ट आपका 1-2 सेकंड में आप रिजल्ट निकाल सकते हो। एक बार ऑपरेट आप उसे कर लोगे तो आप रिजल्ट बहुत जल्दी निकाल सकते हो उसका। तो इसलिए टेक्निकल मेथड जो है बहुत यूज़फुल है। दूसरा क्या है कि इसमें जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो, यानी जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो, तो उसकी बहुत कम क्वांटिटी इसमें चाहिए। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आप इसमें कंपाउंड लिया है तो उसे आप वापस रिगेन भी कर सकते हो। मींस क्या है, उस कंपाउंड को कंपाउंड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो कंपाउंड आप फिर से यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो उसका। तो इसलिए जो टेक्निकल मेथड है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी जब हम आप डिस्कस कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, तो देखिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। मीन्स क्या है, देखिए मीन्स ये है कि जो यूवी विजिबल रेडिएशन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आप स्पेक्ट्रम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ पर उसे पहले देखिए, इसके बाद इसे देखिएगा। तो ज़रा देखिए, यूवी विजिबल रेडिएशन जो होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ये स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, राइट साइड में फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मीन्स क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आपने पढ़ा है E= इसके होता है आपका h न्यू के आपका फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो देखिए एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, इसका मतलब एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल पर ये रेडिएशन डालते हो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें ये एनर्जी सफिशिएंट होगी एक्साइटेशन के लिए। मीन्स क्या है कि जब आप एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, आपके इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन हमारे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहीं पर आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन में लिख सकता हूँ उन्हें, नॉन बॉन्डिंग मीन्स क्या है, एन इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को आप लोन पेयर भी कहते हो। लोन पेयर्स जो होते हैं यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वे आपके नॉन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्साइट होते हैं। तो हमें इनकी एनर्जी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये आगे इसमें यूजफुल होगा कि एनर्जी अब किसकी ज़्यादा होगी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी, पाई की एनर्जी ज़्यादा होगी, या नॉन बॉन्डिंग की ज़्यादा होगी। तो ज़रा देखिए, आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है आप जानते हैं कि ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है, बट ये बॉन्ड है यानी कि इंट्रैक्शन में है। सिग्मा बॉन्ड भी ऑर्बिटल्स के इंट्रैक्शन से बना है, पाई बॉन्ड भी ऑर्बिटल के इंट्रैक्शन से बना हुआ है, बट ये एंड टू एंड से बना हुआ है, ये साइड वे से बना हुआ है। और नॉन बॉन्डिंग भी होता है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ज़रा देखिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या होगा कि ये फ्री है।
तो ये फ्री है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। भाई सीधी सी बात है, बॉन्ड किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़े हुए नहीं है तो फ्री टू मूव, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बना है, और आप पढ़ चुके हो कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से। तो ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी का कम होना है, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब एनर्जी का ज़्यादा होना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक ऑर्डर हम बना लेते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम एनर्जी का ऑर्डर बनाए, ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद आपके आते हैं पाई, और इसके बाद आपका आता है सिग्मा। तो सिग्मा की एनर्जी सबसे कम होती है। मीन्स क्या है कि इसे एक्साइट कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होगी। तो इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप एनर्जी डालते हो, मीन्स क्या है, आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल में आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन भी है, आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है। आपने इस मॉलिक्यूल पर रेडिएशन डाला। अब रेडिएशन डालने पर होगा क्या, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो तुरंत एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे। मतलब पहले एक्साइट कौन होगा, आपका नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद आपको पाई को इससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो तभी एक्साइट होगा, उसके बाद सिग्मा को उससे भी ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तभी एक्साइट होगा। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। अब जरा देखिए इसका यूज़ क्या है, यूजफुल कहाँ है। जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये आपकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन को मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करने के लिए या मॉलिक्यूल में डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूजफुल है। जैसे कि देखिए आपका कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है तो ये कॉन्जुगेशन में है। देखिए आप जानते हैं कि कॉन्जुगेशन में है, बेंजीन है, तो बेंजीन को आप एक रिंग की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो जो ये रिंग होती है ये आपको रिप्रेजेंट करती है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गति में है, मोशन में है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन में है, आप कह सकते हो, या आप ये टर्म पढ़ते आ रहे हो डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन होता है द एक्साइटेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि आपका ये डीलोकलाइजेशन हुआ है तो पाई इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन है। तो आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से इस सर्कुलेशन को डिटेक्ट कर सकते हो, इस कॉन्जुगेशन को आप बता सकते हो। मीन्स हमें ये पता चल जाएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, तो हम एक तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर को यहाँ पर पहचान सकते हैं। अगर आपका कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, CS ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने मॉलिक्यूल को ले लिया, तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ से एक्साइट कर सकता है, यहाँ से एक्साइट कर सकता है, तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। तो आपने एक ये आपका पाई बॉन्ड को डिटेक्ट कर लिया इसने, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को भी बता देगा कि हाँ यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन, यानी कि इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इस तरह से आप इसमें कॉन्जुगेशन को, यानी कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को, एक्सटेंडेड का मीन्स है कि कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है कॉन्जुगेशन, तो उसको भी ये डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूजफुल टेक्निक होती है। तो इसका सबसे बड़ा यूज है, अगर आपका कॉन्जुगेशन ना हो, आपका केवल क्या हो, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, भाई केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इस अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी ये टेक्निक यूजफुल है। तो इस तरह से आप, इसका जो मेन यूज है वो अनसैचुरेशन और एरोमेटिक कैरेक्टर को डिटेक्ट करने के लिए, या कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल है ये टेक्निक। ठीक है, अब जरा देखिए जो ये टेक्निक्स होती है, इसमें जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं तो वो किस रेंज में एक्साइट करते हैं, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 200 to 800 मीटर माइक्रोन। ठीक है, तो 200 to 800, तो इसे आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, क्योंकि सॉरी ये मिली माइक्रोन है, क्योंकि 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू 1 नैनोमीटर। आप ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, 1 मिली माइक्रोन जो होता है वो 1 नैनोमीटर का इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि 200 to 800 नैनोमीटर की रेंज में आपका लाई करता है। अब जरा एक चीज़ इसमें देख लेते हैं, जो यूवी रीजन होता है, यूवी रीजन जो है तो हम 2 तरह के रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। केवल यूवी लिया मैंने, यहाँ पर विजिबल नहीं लिया। ठीक है, विजिबल आप अलग से ले सकते हो, ये आपका विजिबल है। ठीक है, मान लीजिए। अब देखिए यूवी जो रीजन होता है 2 तरह के रीजन में डिवाइड होता है, एक आपका फार यूवी रीजन होता है, दूसरा आपका नियर यूवी रीजन होता है। जो फार यूवी रीजन होता है ये लेस देन 200 नैनोमीटर होता है, यानी कि 200 नैनोमीटर से कम होता है। तो आप कह सकते हैं 100 से 200। ठीक है, 200 से कम है। फिर आपका जो नियर यूवी रीजन होता है ये 200 to 400 नैनोमीटर का रीजन होता है, 200 to 400 नैनोमीटर का रीजन है। इसके बाद आपका विजिबल रीजन आता है जो कि 400 से आपका
800, वैसे तो 760 होता है, मीन्स लिखने में आ जाता है 800 तक, तो ये आपका 800 नैनोमीटर तक का रीजन होता है। तो जब आपका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो मोस्टली आपके 200 से 800 के रीजन में ही देखने को हमें मिलते हैं। तो इस रीजन में आपके नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही होते हैं जो कि एक्साइट कर सकते हैं। तो मोस्टली आपका जो कंजुगेशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सॉरी एब्जॉर्प्शन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इस रीजन में होगा 200 से 800 नैनोमीटर के रीजन में। क्लियर है आपको ये? ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल आपका 400 से 800 के रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, विजिबल रीजन में कर रहा है तो वो आपका कलर्ड हो जाएगा। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई इस रीजन में कर रहा है तो आपको कैसा होगा? कलर्ड होगा। और ये रीजन जो होता है विजिबल रीजन, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये रीजन जो होता है ह्यूमन आई के लिए सेंसिटिव होता है। मीन्स क्या है कि हम इस कलर को पहचान लेते हैं, भाई विजिबल रीजन को हम आसानी से देख लेते हैं क्योंकि कलर्ड रीजन होता है। VIBGYOR आपने पढ़ा था, VIBGYOR, डिफरेंट 7 कलर होते हैं इसमें, तो उनको हम अपनी आई से पहचान कर सकते हैं। बट जो ये दूसरे रीजन हैं, इन्हें हम देख करके नहीं पहचान सकते, मीन्स हमें ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्लियर? ये तो आप इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ हमने एक वहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। अब क्वांटाइज्ड का मीन्स हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करना है तो आपको एक क्वांटाइज एनर्जी ही वहाँ पर डालनी पड़ेगी। यानी कि आप क्वांटाइज का मीन्स हमारा होता है कि एक निश्चित, यानी कि डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको वहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की। इसका मीन ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो केवल 200 से 800 नैनोमीटर के रीजन में ही एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इसने यानी कि इतना ये वेवलेंथ में है आपका, तो 200 नैनोमीटर का रीजन में एब्जॉर्ब करता है, तो आपको इतना ही इसे रेडिएशन देना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा देते हो या आप इससे कम देते हो तो वो एक्साइटेशन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका रेडिएशन है वो क्वांटाइज्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ आपके ये 2 तरह के लॉ हैं, एक लैम्बर्ट लॉ हम इसमें पढ़ते हैं, एक लैम्ब और बियर लॉ। तो इसका फिर एक कम्बिनेशन आता है लैम्बर्ट्स बियर लॉ, जो कि इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल कर देगा, आपको समझाएगा कि एब्जॉर्प्शन, जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो कैसे हुआ है और वो इस इक्वेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं लैम्बर्ट लॉ के बारे में। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लैम्बर्ट्स लॉ। तो ज़रा जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें लैम्बर्ट्स लॉ और बियर लॉ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, उसे हम अभी समझ लेंगे कि है क्या। तो ज़रा पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। आप लिख सकते हैं व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन passes through a homogeneous absorbing medium then the rate of decrease of intensity of radiation, साथ साथ लिख सकते हैं आप। ठीक है, with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of incident radiation। देखिए जरा कहा क्या है ऐसे। तो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि जब आप एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की लाइट, यानी कि आपने एक रेडिएशन लिया, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मीन्स क्या हुआ? मोनो मीन्स होता है वन, क्रोम मीन्स होता है कलर,
यानी कि एक वर्णी हिंदी में कह सकते हैं, वर्ण मतलब कलर को कहते हैं। तो जब एक कलर की लाइट का रेडिएशन जब आप होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम पर डालते हो, होमोजीनस मतलब पूरा सॉल्यूशन एक जैसा होगा, उसमें अलग अलग लेयर्स नहीं होगी। जैसे कि आप ऑयल अगर वाटर में डाल दो तो वो अलग अलग लेयर में दिखाई देता है। तो आपका सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो होमोजीनस होना चाहिए। जैसे आप अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन ले लो तो होमोजीनस होता है, जब आप अल्कोहल वाटर मिलाते हो तो पूरा एक जैसा दिखाई देता है, इसका मतलब होमोजीनस है। तो होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम पर जब आप मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डालते हो तब होता क्या है कि जो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन में कमी होती है, रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो कमी होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किसके साथ साथ कमी होती है, जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसकी थिकनेस के साथ साथ जो कमी होती है रेडिएशन की इंटेंसिटी में, वो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए ज़रा समझिए, आपने एक सॉल्यूशन लिया, होमोजेनस सॉल्यूशन लिया आपने, ठीक है, ये आपका होमोजेनस सॉल्यूशन है, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है। तो जो आप इस पर ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आपने ऐड डाला, अब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका क्या हो गया, आई नोट। जब आपने आई नोट यानी कि लाइट को इंसिडेंट किया तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ये हम थिकनेस मान रहे हैं 0 से x तक मान रहे हैं, ठीक है, 0 से x तक की थिकनेस है इसकी। तो जब ये यहाँ पर देखिए एब्जॉर्ब करते हुए जाएगा तो यहाँ से जो रेडिएशन फिर बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी का मान लेते हैं आई। अब देखिए हुआ क्या, आपने एक इंटेंसिटी का रेडिएशन डाला तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ आई नोट क्या हो गया आपका, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फिर ये एब्जॉर्बिंग मीडियम से जब मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होगा यहाँ पर। तो एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ रेडिएशन बाहर भी निकलेगा। तो इस रेडिएशन में क्या, इसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो कमी हुई है, इस रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो कमी हुई है किसके साथ साथ, एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस, यानी कि जो 0 से x तक है उसकी थिकनेस के साथ साथ जो इंटेंसिटी में कमी हुई है वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मीन्स आई नोट के। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम जरा देखिए। तो देखिए मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं माइनस DI/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जरा माइनस हमने क्यों लगाया भाई, माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि इंटेंसिटी में कमी हुई है। अगर इंटेंसिटी बढ़ती तो आप प्लस यूज करते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी में कमी हुई है तो आप माइनस। अब DI क्या है आपका, D डिपेंड करता है माइन्यूट या बहुत फाइन कमी को, यानी कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी, तो बहुत कम, क्योंकि स्मॉल डी जो होता है वो बहुत कम कमी को डिपेंड करता है। तो है तो ये डिक्रीज लेकिन बहुत कम डिक्रीज। ऐसे ही थिकनेस को भी बहुत कम थिकनेस, यानी कि एक्स क्या होगा आपकी थिकनेस होगी मीडियम की, तो ये भी डी का मतलब है कि बहुत कम डिक्रीज हुआ इसमें। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के मतलब मीन्स आई के, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल हटाते हो तो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे, DI/dx इक्वल टू हम यूज़ करते हैं यहाँ पर के, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हो गया आपका KI, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस DI/dx इक्वल टू KI, क्या करो आप आई को इधर शिफ्ट कर दो, dx को इधर शिफ्ट कर दो, तो देखिए माइनस DI/i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका KDx, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा जो आई है यहाँ पर आपका जो आई है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू ए थिकनेस ऑफ एक्स मीडियम, यानी कि जो इंटेंसिटी में कमी हुई है जो एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास होने के बाद। देखिए हमने अभी ये रिप्रेजेंट किया था कि आपने एक रेडिएशन डाला, इसे हमने आई नोट से दिखाया था, फिर ये रेडिएशन बाहर निकला, ये आई हो गया। तो ये आई आपका जो है वो क्या है, जब रेडिएशन जो है वो आपका पास होने के बाद बाहर निकला, यानी कि इंटेंसिटी में जो कमी है वो तो आई हो गया। और ये जो आपका DI है, DI जो है इनफाइनाइटली, यानी कि यह बहुत फाइन जो डिक्रीज हुआ इंटेंसिटी, बहुत कम जो कमी हुई है इंटेंसिटी में, उसे रिप्रेजेंट ये करता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और जो पूरी टर्म है माइनस DI/dx, ये जो है इंटेंसिटी में थिकनेस के साथ साथ जो कमी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे आप। और इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, देखिए इंटीग्रेशन ले क्यों रहे हैं आप, ज़रा ये भी देख लीजिए। इसे हमने आई नोट से और इसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया था। देखिए क्या हुआ, जब आपने रेडिएशन डाला तो रेडिएशन इसके पर सेंटीमीटर में, यानी कि देखिए मान लिया 1 सेंटीमीटर ये है इसका, फिर 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये है, तो हर सेंटीमीटर में रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ होगा। जरा ध्यान से देखिए भाई, सॉल्यूशन के जब ये पास होगा यहाँ से, तो उसके हर सेंटीमीटर में कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्प्शन, या हम कह लें उसके 1 ml में कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका एब्जॉर्ब रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब हुआ होगा। यानी कि ये 1 ml मान लिया हमने, 1 ml, तो यहाँ भी कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, यहाँ भी कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, यहाँ भी कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। तो क्या है कि हम उसको कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल ml है,
या टोटल जो उसकी थिकनेस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन आपको कहाँ से करना है, आई नोट से आई तक। भाई इंटेंसिटी जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुई, आई नोट से आई तक गई, कमी हुई है तो आपको इंटीग्रेशन करना है आई नोट से आई तक। फिर आपको कितनी लेंथ यानी कि डिस्टेंस क्या थी या उसकी थिकनेस क्या थी, वो थिकनेस थी 0 से x तक। तो देखिए इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, आप करोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे आई नोट से आई तक, किसका आपने किया है, डी आई अपॉन आई। ये माइनस साइन आप उधर शिफ्ट कर सकते हो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस के डी एक्स। एक ही बात है, आप माइनस उधर लिख लीजिए इधर लिख लीजिए, वो इक्वलिब्रियम में इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जरा देखिए इंटीग्रेशन हमने कहाँ से लिया, आई नोट से आई तक, देन माइनस ये आपका हो गया डी आई अपॉन आई, माइनस हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो इक्वल टू किसके हो गया, देखिए माइनस आपका जो के है वो के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो फिक्स रहेगा। फिर आप कर सकते हो के को बाहर लिख सकते हो आप के, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब जो डी एक्स है इसका इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, 0 से x तक। जरा ध्यान दीजिए इसका इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ कर रहे हो, 0 से x तक। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब जरा देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन होगा ln i अपॉन आई नोट। भाई इसका इंटीग्रेशन आप करते हो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला में जाकर के देख सकते हो आप इसका फंक्शन का, इस तरह के फंक्शन जो होगा उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो। तो ये होगा ln i अपॉन आई नोट इक्वल टू, और जो इधर इंटीग्रेशन होगा क्योंकि के तो फिक्स है कांस्टेंट था, और इसका और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x। तो इस तरह से हम यहाँ तक इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसका, ठीक है। तो ये अब देखिए ज़रा, तो ln जो होता है, ठीक है, आप जानते हैं जो ln होता है वो इक्वल टू होता है 2.303 log 10 के, 2.303 log 10 के। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ 2.303 log 10 आई अपॉन आई नोट इक्वल टू माइनस के एक्स, लिख सकता हूँ ऐसे। अब ज़रा देखिए यहाँ से थोड़ा रब कर लेते हैं ऐसे, ये आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब ज़रा देखिए आपने लिखा है 2.303 log 10 आई अपॉन आई नोट इक्वल टू के एक्स। अब 2.303 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, वो डिवाइड में चला जाएगा के, तो ये होगा आपका log 10 आई अपॉन आई नोट इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस के अपॉन 2.303 इंटू एक्स, ठीक है। देखिए हमने ऐसे लिख लिया। अब आप क्या करिए, देखिए ये वैल्यू तो फिक्स है, अब के भी कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, तो हम इस पूरी टर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे ए से। तो आप कैसे लिख सकते हो, log 10 आई अपॉन, ये भी कांस्टेंट हो गया भाई ए, ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हम इसे कहेंगे ए को, तो हमने इसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू, इसकी जगह आपने क्या रख लिया, माइनस ए एक्स। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब देखिए जो आई अपॉन आई नोट, अब लॉग को उधर शिफ्ट कर दीजिए। अब जो लॉग उधर शिफ्ट होगा इक्वल टू के उधर, तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल में इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस ए एक्स। आई अपॉन आई नोट इक्वल टू ई माइनस ए एक्स। ये अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए अगर आप आई निकालना है आपको, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा आई नोट ई माइनस ए एक्स। तो इस तरह से आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये आपका होता है लैम्बर्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बियर्स लॉ और जो लैम्बर्ट बियर लॉ कंबाइंड लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।